आवाज आ रही है बेटा? चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट, आज की क्लास का नेक्स्ट पार्ट हमारा। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कैसे होता है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था कि जब बहुत सारी वेव्स किसी जगह पर मिलती हैं, देन वी गॉट अ न्यू काइंड ऑफ वेव। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यू काइंड ऑफ वेव इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल वेव। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग इंटरफेरेंस की बात करेंगे बेटा। इंटरफेरेंस क्या होता है? देखिए, इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा, एंड द वर्ड इज कोहेरेंट सोर्सेज। एक वर्ड सीखना है बेटा, कोहेरेंट सोर्सेज। यानी इंटरफेरेंस वही वेव कर सकती है जो कोहेरेंट होती है। अब आप सोचेंगे जी कोहेरेंट वेव क्या होती है? कोहेरेंट वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और फेज। तीन चीजें ध्यान रखेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी, फेज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज। फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और फेज या तो सेम हो, फेज या तो सेम हो, और अगर सेम ना भी हो तो दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट हो। मतलब एक वेव की फेज है 30 डिग्री, दूसरी वेव की फेज है 40 डिग्री, तो डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री का। टाइम के साथ ये डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दो वेव हमारे पास इस तरह की है कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है और फेज, फेज बेटा या तो सेम हो, सेम हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेम ना भी हो तो इनका जो डिफरेंस है φ1 माइनस φ2 दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ऐसी वेव को क्या कहा जाता है? ऐसी दोनों वेव को हम कहते हैं ये वेव कोहेरेंट वेव है। जब आप इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो इस कोहेरेंट सोर्सेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होगा। तब आप डेरिवेशन जब करेंगे देन यू कम टू नो कि ये क्यों कोहेरेंट होनी जरूरी है। अगर कोहेरेंट नहीं होंगी बेटा वेव, तो वेव सुपर इंपोज तो करेंगी, नई वेव तो बनेगी, लेकिन वो फिनोमेना इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस इज नॉट कंसीडर फॉर द वेव विच आर नॉट कोहेरेंट। सो कोहेरेंट क्या होती है? डेफिनेशन लिख लो बेटा, दोज वेव which have those wave which have same frequency comma same wavelength and यहां पर थोड़ा रिलैक्स दे देंगे बेटा, and either having same phase or constant phase difference, constant phase difference, then these type of wave are known as coherent sources, coherent sources। इतना आपको लिखना है बेटा, फटाफट से बताएंगे लिखकर अगर हो जाएगा तो। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ, इंटरफेरेंस ऑफ, बस इंटरफेरेंस नॉट ऑफ, इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा? ये हमें यहां समझना जरूरी है। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस को समझेंगे, नाम से पता चल रहा है इंटरफेरेंस मतलब इंटरफियर। नाम से पता चल रहा है बेटा इंटरफियर मतलब एक दूसरे में दखल अंदाजी करना, एक दूसरे की प्रॉपर्टी में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करना। ये डिस्टरबेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं बेटा, आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं या आप कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, आपका दोस्त आता है और वो आपको देख रहा है,
आपको सलाह देने लगता है कि भाई यहां पर ये कलर डाल दो, यहां पर ये ऑयल डाल दो, यहां पर इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो वो आपको क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, आपकी एक्टिविटी जो चल रही थी उसे इंटरफेयर किया। अब इस इंटरफेयर के दोनों परिणाम हो सकते हैं। ये इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और ये इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मतलब हो सकता है आपकी पेंटिंग और अच्छी बन जाए, हो सकता है आपकी पेंटिंग खराब बन जाए। इसी तरह से बेटा जब दो वेव मिलती हैं, whenever two wave meet simultaneously, two wave meet simultaneously, यहां हम वर्ड यूज करेंगे सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज simultaneously at a point, then a new kind of wave is formed. If these two waves which superimpose are coherent, then we observe a, what we observe? We observe a variation in intensity. We observe a distribution of energy. Distribution of energy. This phenomena is called interference. This phenomena of disturbance of distribution of energy is called interference. तो क्या होता है बेटा इंटरफेरेंस? डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसको। बहुत बढ़िया फिनोमेना है, आप इस फिनोमेना को डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं अभी पता चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस लिख लीजिए, इट इज अ फिनोमेना ऑफ redistribution of energy. Redistribution of energy. It is a phenomena of redistribution of energy whenever two or more wave वेव नहीं लिखिए बेटा, टू और मोर कोहेरेंट वेव। कोहेरेंट वेव, वेव का कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कोहेरेंट नहीं होंगी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इट इज अ फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू और मोर कोहेरेंट वेव सुपर इम्पोज with each other. Two or more coherent wave superimpose on each other. जब दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इम्पोज होती हैं, कोहेरेंट वेव सुपर इम्पोज होती हैं, तो उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मान लीजिए वी हैव टू सोर्सेज S1 एंड S2 एंड दीज सोर्सेज आर कोहेरेंट। दीज सोर्सेज आर कोहेरेंट। ये एक वेव चली, ये एक वेव चली। यहां पर एक स्क्रीन रखी हुई है बेटा, यहां एक स्क्रीन रखी है। आप ऐसे समझ लो ये दो बल्ब हैं जो कि कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों यहां पर लाइट को क्या करेंगे? मीट करेंगी। भाई इस सोर्स से भी लाइट आएगी, इस सोर्स से भी लाइट आएगी। ऐसे ही हर पॉइंट पर दोनों सोर्स से लाइट जाएगी। मान लो मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ए बी और सी। तीनों पॉइंट पर S1 S2 से लाइट जाएगी बेटा, और जाकर क्या करेगी? एक नई वेव बनाएगी। तो समझ लीजिएगा एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहीं पर आप क्या देखेंगे? ज्यादा एनर्जी हो गई। ज्यादा एनर्जी मतलब समृद्धि हो जाएगा। ठीक हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, कीप पेशेंस। तो कहीं पर एनर्जी ज्यादा हो गई, कहीं पर एनर्जी कम हो गई। मतलब कहने का क्या है? कहीं पर एनर्जी इकट्ठी हो गई और कहीं पर एनर्जी से एनर्जी खत्म हो गई। कहीं पर आपको ब्राइट बैंड मिलेगा, ब्राइट, और उसके तुरंत बाद आपको मिलेगा डार्क, फिर मिलेगा ब्राइट और फिर मिलेगा डार्क। इसी तरह से नीचे भी डार्क, ब्राइट, ब्राइट।
तो एक बार ब्राइट होगा बेटा, एक जगह डार्क होगा, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क। ये मैंने ब्राइट लिख लिया और ये आपका ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, मतलब कहीं पर ज्यादा एनर्जी हो गई, कहीं पर कम एनर्जी हो गई। टेक्निकली तो रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हो रही है। आप नॉर्मल कंडीशन में अगर दो बल्ब जलाएं किसी दीवार पर तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता बेटा, क्योंकि कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं होते। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फेज चेंज होती है। अब आप कहेंगे सर जब कोहेरेंट होते ही नहीं है तो फिर हम इंटरफेरेंस कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ तरीके निकाले जाते हैं बेटा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यंग, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन दैट एक्सपेरिमेंट यंग प्रोड्यूसेस टू कोहेरेंट सोर्स। कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट होगा बेटा हमारा। तो फिलहाल के लिए आप समझिए, वैसे तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं होते, लेकिन इफ वी आर एबल टू अरेंज द टू कोहेरेंट सोर्स बाय सम मीन, कुछ तरीके होते हैं बेटा कोहेरेंट सोर्स जनरेट करने के, इंडिपेंडेंटली कोहेरेंट नहीं होते। तो उस कंडीशन में दीवार पर सामने कभी एनर्जी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। इस फिनोमेना को कहते हैं इंटरफेरेंस। जहां एनर्जी ज्यादा होगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसे क्या कहते हैं बेटा? क्या उतार रहे हो? उसे कहते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां एनर्जी से एनर्जी घट जाती है उसे कहते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, सर बहुत देर से ब्लर है। और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव, इसे कॉपी करो बेटा यहां तक, और फिर मैं आपको देख के बताता हूं क्यों ब्लर आ रही है। इसे यहां तक कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट देखेंगे। अब यहां पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है बेटा, यहां पर लिख लीजिए, नो टू इंडिपेंडेंट सोर्स, नो टू इंडिपेंडेंट सोर्स एक्सेप्ट लेजर आर कोहेरेंट। आर कोहेरेंट, कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स बेटा कोहेरेंट नहीं होते। आर नो टू इंडिपेंडेंट सोर्स आर कोहेरेंट बिकॉज, बिकॉज क्यों नहीं होते बेटा? कारण क्या है? बिकॉज द फेज डिफरेंस विद टाइम is not constant, is not constant। टाइम के साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता। एक नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स आर नॉट कोहेरेंट विद ईच अदर। कोई दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए नहीं होते बेटा। लेजर इसका एक एक्सेप्शन है, लेजर के केस में ऐसा नहीं होता, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे बेटा, और इसके बाद हम आगे की इक्वेशन